राधे राधे आप सभी को। प्यारे दोस्तों, आप सभी का हर्ष इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। आप सभी को पता होगा कि हमारे इस चैनल पर रेगुलर डेली रात को 9 बजे से लेके 10:30 बजे तक इंग्लिश ग्रामर की क्लास चलती है, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बच्चों बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बेसिक टू एडवांस है। कोई PYQ से शुरुआत नहीं है कि PYQ आपको 15, 50, 25 डेली करा दिए जाएं और उससे एक ये भी हो जाए कि भाई आपकी क्लासेज चल रही हैं। क्लासेज का मतलब पहले सीखना है, पहले हम सीखेंगे देन हम PYQ करेंगे। तो हमारे जो भी PYQ का नंबर आएगा वो चैप्टर के बाद आएगा, ना कि हम स्टार्टिंग ही PYQ से करें। तो प्यारे दोस्तों, इस चैनल पर मैं साथ साथ जैसे जैसे टाइम मिलता है साथ साथ NCERT क्लास 6 हिस्ट्री के हर चैप्टर को धीरे धीरे मतलब जितना पेपर में आना चाहिए, जितना हमें पढ़ना चाहिए, उतना मैं अपलोड करता जा रहा हूँ। ये NCERT बच्चों, जो भी बच्चा, जो भी विद्यार्थी कोई PCS दे रहा है, स्टेट PCS, या कोई सिविल सेवा परीक्षा यानी UPSC की तैयारी करना चाहता है या कर रहा है, या कोई टीचिंग का एग्ज़ाम जैसे CTET हो गया या DSSB का PGT TGT, इस तरह के हर एग्ज़ाम के लिए NCERT बच्चों रामबाण है। आप अगर NCERT पढ़ते हो तो समझिए इतना ज़बरदस्त बेस क्लियर हो जाएगा आपका, क्योंकि जितने भी PCS या UPSC हैं उनमें जो रीढ़ की हड्डी है वो है सामान्य अध्ययन। यानी कि वहाँ ना मैथ्स आपको जिताएगा, ना वहाँ आपको इंग्लिश जिताने वाली है, ना रीजनिंग। वहाँ पर आपको SST जिताएगी, और SST का बच्चों आपको एक बेस तैयार करना है तो NCERT पढ़ लेनी चाहिए। और NCERT में सबसे बड़ी समस्या बच्चों को क्या होती है, मान लेते हैं आपको पता भी है कि NCERT पढ़नी है, सबसे बड़ी समस्या ये आती है दोस्तों, आपको ये लगता है कि अब सारी छठी से लेके 12वीं तक या छठी से लेके 10वीं तक की NCERT को पहले मैं खरीदूँ कैसे, कौन कौन सी क्लास की पढ़ूँ, कौन सी नहीं पढ़नी है। एक तो इसमें बड़ी कन्फ्यूज़न होती है बच्चों को, फिर कितना हर चैप्टर से हमें अपने नोट्स में ऐड ऑन करना है, ये बहुत बड़ी दुविधा का विषय है NCERT को लेकर। क्योंकि NCERT बच्चों, बच्चा किसी भी, जैसे मुखर्जी नगर एक अच्छी सी मार्केट है, बड़ी मार्केट है, वहाँ से ओल्ड NCERT या फिर न्यू NCERT का एक पूरा सा पैकेज हम ले भी आते हैं। 1000-1200 रुपये में वो पूरा पैकेज मिल जाएगा, छठी, 7वीं, 8वीं, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, मतलब सब मिक्स करके। लेकिन बच्चों उसको देखकर भी कई बच्चों को ये लगता है यार इसको पढ़ूँ कैसे अब। तो उस चीज़ का समाधान करने के लिए जो मैंने आपको अपने इस चैनल पे एक अच्छा सा सिस्टम बनाने की सोची है, वो आप लोगों के लिए क्या है, हर क्लास के हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट होगी। जैसे छठी क्लास के 4 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, 5वां आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें जितना हमारे काम का है आप उतना उतना ऐड ऑन करना अपने नोट्स में, जितना मैं बताऊँगा। और बच्चों, इस वीडियो को सुनने के बाद भी आपको मैं गारंटीड बोल रहा हूँ 90% चीज़ें इस चैप्टर से वैसे ही याद हो जाएंगी। ठीक है जी, चलिए जय श्री राधे का नाम लेके हम शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम आप देख पा रहे होंगे, अध्याय 5 है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो बच्चों, मैं हर चैप्टर में, इससे पहले के भी 4 चैप्टर आप देख सकते हैं, मैंने हर चैप्टर के अंदर पहले आपको इस टाइप का जो मैसेज दिया गया है बुक के हर चैप्टर में, पहले उसको समझाने की कोशिश की। वो एक थीम है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले इसको पढ़कर एक थोड़ा सा आइडिया, एक इंडिकेशन मिले कि इस चैप्टर के अंदर किस तरह की बातें होंगी, इस चैप्टर के अंदर हम क्या सीखने जा रहे हैं। क्योंकि क्यूरोसिटी बच्चों जब भी आती है जब हमें ये पता हो, जैसे मैं आपको कहूँ कि आप ये सब पढ़ेंगे तो आप IAS बनेंगे, तो आपके अंदर मंजिल क्या है, IAS। अब सफ़र जो भी होगा उसमें आनंद आएगा, तो मंजिल का पता होना जरूरी है। तो मंजिल यहाँ से पता चलेगी इस चैप्टर की। तो देखिए लिखा, चुनाव का दिन, जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को पता है कि इस मैसेज के थ्रू इस चैप्टर का जो समझाने का तरीका, जो चैप्टर की थीम है, वो क्या है कि हम अपने
चुनाव करके, मतलब जो चुनाव होता है उसके अंदर हम अपने मतदान से, अपनी वोट से हम अपने शासक को, हम अपने राजा को चुनते हैं जो 5 साल तक जनता की सेवा करे। तो इस में जो भी करेक्टर है, जिस भी व्यक्ति का नाम लिया गया है उसके साथ नाना नानी जैसे रिलेट किए गए हैं, तो इस स्टोरी के माध्यम से वो आपको कहना चाहते हैं कि उसके नाना नानी ने शॉर्टकट में बताया कि आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं, और उसी चुनाव के लिए बच्चों उसके नाना नानी कहाँ जा रहे हैं? चुनाव केंद्र, यानी मतदान केंद्र। तो आज का चैप्टर हमारा किसी पत्थर से रिलेटेड नहीं है। आज का चैप्टर बच्चों हमारा पशु या कृषि इनसे डिपेंड नहीं है, इनके ऊपर, ना ही किसी कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता या फिर वैदिक सभ्यता। आज का चैप्टर है बच्चों चुनाव से संबंधी, कि राजा किस टाइप के हुआ करते थे, उनके राज्य कैसे होते थे। तो ये चीज़ हमें आज सीखनी है। तो अब इससे आपको कहानी का एक निष्कर्ष मिल गया कि हम सीखेंगे ये इस चैप्टर से। तो अब बड़े आनंद में समझने की कोशिश करनी है। बहुत ही आराम आराम से चीज़ों को मैं समझा रहा हूँ, आप कोशिश करना समझने की, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है, कुछ लोग शासक कैसे बने। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। ये बात आप सबको पता है कि हम जब से आज़ाद हुए हैं बच्चों, जब से हम आज़ाद हुए हैं, स्वतंत्र हुए हैं, तब से और आज तक हम अपने जो शासक हैं, शासक को का क्या करते आ रहे हैं बच्चों? चुनाव। और हम अपने शासकों का चुनाव आज की डेट में प्यारे दोस्तों किस तरह करते हैं? मतदान के जरिए। ये बात हर बच्चे को, हर भारतीय को पता होनी चाहिए, और पता भी है, क्योंकि आप खुद भी मतदान करने जाते हो तो पता ही है आपको। तो आज़ाद होने के बाद हम लोगों ने अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए किया है। पहली लाइन में यही कहा गया आपको कि लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। लेकिन बहुत पहले लोग शासक वैसे बनते थे, करीब 3000 साल पहले कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद लिखा है अश्वमेध यज्ञ। देखिए ये जो यज्ञ लिखा है, पहले इसके बारे में मैं आपको समझाना चाहूँगा, देन आपको ये चैप्टर बड़ा आसान और मज़ेदार लगेगा। देखिए यज्ञ होता था एक अश्वमेध यज्ञ, जैसा नाम वैसा काम। अश्वमेध से मतलब है यहाँ पे घोड़ा। तो जो अश्वमेध यज्ञ कराता था ना राजा, जो भी राजा अश्वमेध यज्ञ कराना चाहता था या कराता था, वो राजा अपने किसी प्रिय घोड़े को बच्चों खुला छोड़ दिया करता था, और उस घोड़े की सुरक्षा में उसके कुछ सिपाही, उसके सेनापति घोड़े की मॉनिटरिंग करते थे, देख रेख करते थे। तो वो घोड़े को के पीछे पीछे चलते थे। अब घोड़ा जहाँ तक भी, घोड़े को खुला छोड़ दिया है, अब आप किसी जानवर को खुला छोड़ेंगे तो जानवर अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकता है। तो घोड़ा बच्चों कहीं भी अपनी मर्जी से जाता था, और जहाँ तक भी घोड़ा जाता था वहाँ तक अगर किसी शासक ने, किसी, मैं अनदर शासक की बात कर रहा हूँ, कोई अन्य शासक, तो अगर उस शासक ने उस घोड़े को पकड़ लिया कि भाई मेरे शासन में ये घोड़ा क्यों घूम रहा है, किसी दूसरे राजा का, तो मान लीजिए कि उस शासक को उस राजा के साथ युद्ध भी करना पड़ता था। और बच्चों उसका मतलब ये है कि जिसने घोड़े को पकड़ा है वो राजा, जिसका घोड़ा है उस राजा से शक्तिशाली कम नहीं है, मतलब शक्ति में कम नहीं है, वो उसको टक्कर देना चाहता है। और अगर कोई घोड़े को नहीं पकड़ता है, इसका मतलब वहाँ के लोग, उस जगह का राजा अपने आप को घोड़ा जिसका है उस राजा से कमज़ोर राजा मानता था। तो प्यारे दोस्तों समझ आया होगा, जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से, कि अश्वमेध यज्ञ का मतलब है किसी राजा के द्वारा अपने प्रिय घोड़े को छोड़कर, खुला छोड़कर, जहाँ तक वो घोड़ा जाए उस घोड़े को अगर किसी ने नहीं पकड़ा तो मान लीजिए कि वहाँ के सभी शासक, आसपास के सभी शासक उस राजा को अपने से शक्तिशाली मानते हैं। नेक्स्ट बात, अगर किसी ने नहीं पकड़ा तो जितने भी शासक आसपास के थे जिनके वहाँ से घोड़ा गुजरा है, उन सभी शासकों को इनवाइट किया जाएगा अश्वमेध यज्ञ में, क्योंकि राजा साहब तो अब अश्वमेध यज्ञ कराएंगे। और उस अश्वमेध यज्ञ में जितने भी राजा
आप लोगों ने मतलब इनवाइट किए हैं, उस राजा ने इनवाइट किए हैं, उन सभी के सभी को अपने से शक्तिशाली मानना उस राजा को, कि हम जितने भी राजा यहाँ पर बैठे हैं, हम में सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल राजा वही है जिसने अश्वमेध यज्ञ कराने की सोची है। तो दोस्तों ये पूरी चिट्ठी, पूरा चिट्ठा आपको क्लियर हो चुका है। इतनी ही बात है इसमें, आप लाइन टू लाइन पढ़ के भी देख सकते हैं। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था, इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देख रेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था, खुला छोड़ दिया गया, स्वतंत्र छोड़ दिया गया। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। तो जितनी बात मैंने आपको बताई है, अगर आप इतनी बात भी, जो बात मैंने इसके पढ़े बगैर आपको बताई है, अगर आप इतनी बात समझ गए हैं तो बच्चों इसको पढ़कर बेवजह अपना टाइम वेस्ट ना करें, हम आगे बढ़ते हैं। जी, एक चीज मैं यहाँ पे और आपको बता दूं, क्लियर कर दूं, कि जो भी राजा के लिए, जो बात मैं अब बताने जा रहा हूं, ये बात आगे चलकर इसी चैप्टर में काम आएगी। जैसे मान लेते हैं एक अजात शत्रु राजा है, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल एक अजात शत्रु नाम का एक राजा है, और उसने बच्चों अश्वमेध यज्ञ कराना है। अश्वमेध यज्ञ अजात शत्रु को कराना है, ठीक है। तो जितने भी राजा, जितने भी अन्य शासक अश्वमेध यज्ञ में आएंगे, तो दोस्तों वो सभी के सभी कुछ ना कुछ वहां पर उपहार के रूप में लाएंगे। पहले के राजाओं का काम इसी से चलता था। पहले के राजा क्या करते थे दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए कि एक मगध का शासक है, मगध के शासक ने अपने आसपास के किसी शासन पर हमला बोल दिया, आक्रमण कर दिया, तो उस जगह को या तो छीन कर, या तो उस पर शासन करके, या तो उस पर राज करके वो क्या बन सकता था, वहां का राजा। तो वो पूरी प्रॉपर्टी, पूरी संपत्ति, पूरी जनता उसके अधीन आ जाएगी। या फिर बच्चों दूसरा इनकम का सोर्स क्या होता था कि जब वो अश्वमेध यज्ञ कराता था तो उस दौरान जितने भी लोग अतिथि के रूप में आया करते थे, वो सभी लोग राजा के लिए उस समय कोई ना कोई उपहार लाया करते थे। उपहार में कुछ भी हो सकता था, कोई वस्तु हो सकती थी, मुद्रा हो सकती थी बच्चों, कोई पशु हो सकता था, मतलब कुछ भी उपहार जो उस समय, जैसे किसी ने मान लो राजा को अपना प्रिय घोड़ा ही गिफ्ट कर दिया, तो बच्चों उस समय के जितने भी उपहार थे, या तो राजा का काम चलता था उपहारों से, या राजा अपने आसपास के जो भी शासन थे, जैसे मगध का कोई राजा है, मान लो उसने अंग राज्य को जीत लिया, तो उसका अंगराज्य हो गया, अंगराज्य पे उसी का राज चलेगा। तो पहले के बस यही सोर्स थे इनकम के। आगे आप इसी चैप्टर में समझेंगे कि सोर्स किस तरह बढ़े राजाओं के। तो बच्चों ये बात भी काम की है, ये बात आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। जी, आप देख पा रहे होंगे कि इसमें भी वही सारी बातें जो अभी तक मैंने आपको बताई हैं। इसमें लेकिन एक दो बातें ऐसी हैं जो आपको पहले से पता है, लेकिन फिर भी हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखो, राजा के सगे संबंधी, खासकर उनकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं, जो भी और अलग राजा इनवाइट किए गए हैं, उन सभी का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना, भरथर राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल, यानी कि जो ब्राह्मण पूजा पाठ जो करता था यज्ञ में, वो पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य, जो हमारी चार वर्गों में बट गया था समाज, उसमें से बच्चों एक की बात की जा रही है कि वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे, उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। अब आपको सभी को एक बात पता है दोस्तों कि एक वर्ग था ब्राह्मण, एक था क्षत्रिय, एक था वैश्य, और लास्ट था दोस्तों शुद्ध। जो ये चार वर्णों में या वर्गों में हमारा समाज बटा था, उसमें से दोस्तों ब्राह्मणों का काम क्या था, पूजा पाठ, यज्ञ, अनुष्ठान, ये सब। क्षत्रियों का काम क्या था, युद्ध करना,
या फिर अपने राज्य की जनता को किसी अदर राज्य के हमले से बचाना। ठीक है। वैश्य का काम क्या था? किसान, व्यापारी, साहूकार हुआ करते थे वैश्य। और शूद्र का काम क्या था? इन तीनों के तीनों वर्गों की सेवा करना। तीनों के तीनों की सेवा करना मतलब दास बनना। ठीक है जी, यहां तक आपको बात समझ आ गई होगी, उन्हीं का जिक्र किया गया है। आगे चल के देखो, थोड़ा बताया भी हुआ है, देख पा रहे होंगे आप, लिखा है वर्ण। उस समय 4 सामाजिक वर्ग थे। जो 4 सामाजिक वर्ग थे दोस्तों, वो 4 सामाजिक वर्ग आपके सामने हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों का काम बता रखा है, वेदों का अध्ययन, अध्यापन, यानी वेदों को पढ़ते थे, समझाते थे, पढ़ाते थे, यज्ञ करते थे, ये था ब्राह्मणों का काम। जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था, इन सारे काम के लिए ब्राह्मणों को उपहार मिलता था। क्षत्रियों का काम था युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। वैश्यों के काम खेती, पशुपालन और व्यापार थे। शूद्रों का काम अन्य तीनों वर्गों की सेवा करना। जो बात मैंने अभी आपको बताई, बस सेम वही बात है, तो ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। जितनी बात हमें बहुत आसान भाषा में समझ आ रही है, उनके लिए किस लिए समय खराब करना। आगे लिखा बच्चों जनपद। आप लोगों ने हिस्ट्री में महाजनपद भी सुना होगा और शायद जनपद भी सुना होगा, और अगर सुने दोनों है लेकिन समझ नहीं आए आज तक, तो इस चैप्टर में 100% समझ आने वाले हैं आपको। ठीक है, तो थोड़े से इच्छुक होकर इस चैप्टर को पढ़ना। ठीक है, अपनी इच्छा शक्ति पढ़ने के लिए इस चैप्टर में पूरी दिल और जान से लगा देना, बहुत अच्छे से समझ आएगा, बड़ा प्यारा चैप्टर है। तो बच्चों लिखा हुआ है जनपद। तो अगर मैं बात करूं जनपद की, तो देखेंगे आप यहाँ पे, महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जो बड़े बड़े यज्ञ कराया करते थे राजा, अब वो राजा बच्चों जन के राजा नहीं, मतलब जनता के राजा, एक एक जन के राजा ना होकर वो जनपदों के राजा कहलाने लगे। मतलब पहले उनको क्या कहा जाता था कि जनता के राजा, अब किसके राजा हैं? जनपदों के राजा। जनपद का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों जन के बसने की जगह, यानी जहां पर लोग बस सके उसी जगह को जनपद कहते हैं। पूरा तत्व विदो बता चुका हूं ये चैप्टर में, 4 चैप्टर जो एनसीईआरटी के पढ़ाए हैं उनमें बच्चों आखिर तक पूरा तत्व विद इस तरह के शब्दों का प्रयोग पहले ही कर चुके हैं। इसीलिए मैं आपको बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, एनसीईआरटी रामबाण ने कक्षा 1 चैप्टर से लेकर कक्षा 6 के 1 चैप्टर से लेकर जितने भी चैप्टर यहाँ पे अपलोड किए जा रहे हैं, आप हर एक चैप्टर को 15 से 20 मिनट में पढ़ सकते हैं। और अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप खुद भी सीटेट का पेपर, डीएसएसबी का कोई पेपर, यूपीएससी तक का पेपर उठाकर देखना कि सीधे सीधे क्वेश्चन बच्चों इन किताबों से पूछे गए हैं। पेपर हार्ड नहीं है, पेपर के लिए हम वो नहीं पढ़ रहे जो हमें पढ़ना चाहिए। सबसे गंभीर समस्या ये है। चलो इस पे बात करेंगे कभी, फिलहाल अभी काम की बात। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर, दिल्ली में तो पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतरजी खेड़ा इनके प्रमुख हैं। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। तो दोस्तों इसमें कुछ ऐसा खास तो नहीं है कि जो तुम्हें नहीं पता है। जिन बच्चों ने 4 चैप्टर पढ़ लिए उनको सारी बात पता है। जो डायरेक्ट 5वें चैप्टर से शुरुआत करेगा, हो सकता है बच्चों वो कंफ्यूज हो जाए। जो पहले चैप्टर से शुरू करेगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं बच्चों, उसका बेस इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका होगा कि वो ये देखकर कहेगा कि यार सबसे बेस्ट चीज़ तो एनसीईआरटी थी, मैं अब तक डिले क्यों कर रहा था। तो आप चैप्टर नंबर 1 से पढ़ने की कोशिश करना, मेरी आपको सलाह है। ये एक बर्तन है बच्चों उसी समय का, ठीक है, उस समय के राजाओं के टाइम के बर्तन है ये। लिखा है लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पूरा स्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। भाई नाम ही दिया हुआ चित्रित, चित्रित धूसर पात्र, पात्र क्या होता है? बर्तन। तो वो सही तो बोल रहा है कि उसने कहा है कि वहाँ पर बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में हैं।
तो बच्चों जो खास खास बातें मैं उन पर चर्चा करना चाहता हूं ताकि आपका समय ज़्यादा ना जाए। आपको एक तो इस किताब से, इस चैप्टर से जनपद के बारे में लिखना है। जनपद का अर्थ क्या है? जन के रहने का स्थान जनपद कहलाता है। पहले के राजा जो थे वो किस तरह से गुजर बसर करते थे, उपहार मिला करते थे बच्चों राजा को, और राजा किसी दूसरे राज्य पर कब्जा करते थे, मतलब आक्रमण करते थे, युद्ध होते थे, उसको जीतते थे। दो काम थे पहले। अब उसके बाद बच्चों नेक्स्ट बात चल रही है महाजनपद की, जो कि जनपद से भी विशाल हुआ करते थे। तो अब इसके बारे में समझेंगे। बहुत बार क्वेश्चन आया है, आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि महाजनपद 16 हैं। हमने जो पढ़े हैं किताबों में, आप अक्सर पढ़ते हो, एसएससी वगैरह में हर एग्जाम में बच्चों पूछे जाते हैं क्वेश्चन यहाँ से, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। ठीक है, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए उन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। ज्यादातर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। किस लिए बनाई गई थी बच्चों? सुरक्षा के लिए। भाई ये तो कॉमन सेंस की बात है, जब ऊंची ऊंची दीवारें बनाई जा रही हैं, किलेबंदी की जा रही है, यानी कि अपनी सुरक्षा की एक कह सकते हैं दृष्टि से ये सारा काम किया जा रहा है। ये बच्चों बहुत पुराना मैप है। आपका जो आज का मैप है, जो आज हम इंडिया का मैप पढ़ते हैं दोस्तों, उसमें आपको स्टेट कुछ और एंगल से दिखाई देंगे, स्टेट बिल्कुल अच्छे से दर्शाए होंगे, लेकिन उस समय स्टेट नहीं थे, उस समय महाजनपद थे। तो महाजनपदों को बच्चों दर्शाया गया है नदियों की हेल्प से। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल समझो। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मगध है, यहाँ पर बच्चों मगध है। मगध के आसपास देखो अंग है, मगध के आसपास वज्जी है, मगध के आसपास वैशाली है। यानी कि ये जितने भी है ना, ये महाजनपद और उनकी राजधानियों के नाम है। और बच्चों ये किसके आसपास का क्षेत्र है? आप देख पा रहे होंगे गंगा के, यानी कि गंगा। और आप इधर भी देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सोन नदी, यानी सोन नदी और गंगा नदी के बीच में बसते हैं कुछ महाजनपद। तो इनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, बनते रहे हैं। तो ये एक मैप है, इस मैप को आप पुराना मैप मान के चलें, जो पहले का मैप था जब कभी महाजनपद हुआ करते थे। ठीक है दोस्तों, और नदियों की मदद से, ताकि नदी का कोई क्वेश्चन बने तो भी आप उसको फेस कर पाए। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे तक्षशिला लिखा है, तक्षशिला के पास में झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, व्यास नदी, यानी सिंधु की सभी सहायक नदी, सतलज नदी, ये सब है। तो आप कह सकते हो कि तक्षशिला जो है वो बच्चों सिंधु नदी तंत्र के पास का क्षेत्र था। तो इस तरह से भी हमें क्वेश्चंस में हेल्प मिलेगी अगर हम थोड़ा मैप को भी टाइम देंगे। तो आप 5-7 मिनट इस मैप को भी देखना, बड़ी मदद मिलेगी आपको। चलिए जी नेक्स्ट देखिए। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। अभी मैंने बताया ना आपको कि किले बनाए, किले की मतलब किलेबंदी की गई। किले की बनाने का कारण क्या था? कि सुरक्षा हो जाए। तो सुरक्षा के लिए ये सारी बातें लिखी हैं। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। जैसे कहते हैं ना कि भाई वो बहुत बड़ा राजा है, तो बहुत बड़ा राजा है तो उस राजा को थोड़ा सा दिखावा भी करना पड़ता था अन्य राजाओं की तुलना में। उसे दिखाना होता था कि भाई मैं कोई छोटा मोटा राजा नहीं हूं। तो उसको क्या करना होता था बच्चों? कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन करते थे। मतलब लगता था कि भाई ये इतना बड़ा राजा, इससे तो लड़ना ही मुश्किल है, इसके तो आप सुरक्षा को देखकर, इसकी किलेबंदी देखकर ही डर जाओगे। तो राजा को इस तरह से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना होता था, जो मैंने अभी आपको बताया है कि किलेबंदी क्यों की जा रही थी। आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। ये देख पा रहे होगे आप, ये किले का ही निर्माण चल रहा है। अब राजा सेना रखने लगे। अब राजा धीरे धीरे बच्चों डेवलप हो रहे हैं, तो राजाओं ने क्या रखनी शुरू कर दी? सेना। राजाओं ने बच्चों सेना रखनी शुरू कर दी और सिपाहियों को नियमित वेतन देकर, वेतन कहां से आएगा? देखो ना आपके सामने लिखा वर्ड, क्योंकि राजा तो खुद पहले उपहारों पर जिंदा थे, उपहारों पर, या आक्रमण करके किसी दूसरे वंश को
किसी दूसरे के शासन को जीत लिया करते थे। तो अब ये स्थायी सेना रखने का प्लान कहाँ से आया? पैसा आने के सोर्स बढ़ने लगेंगे। तो आप देखेंगे आगे चलकर, एक बार इसको समझिए। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान आहत सिक्कों के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में हम अध्याय 8 में पढ़ेंगे बच्चों। आप बिल्कुल हर चैप्टर टू चैप्टर मेरी इस क्लास को पढ़ते जाना, आपको इतना मज़े से समझ आ जाएगी एनसीईआरटी कि आप ये कहेंगे कि सर क्वेश्चन नहीं छूटता, एनसीईआरटी बेस कोई भी क्वेश्चन आ जाए। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हम अब बात करेंगे कर की। अब आप देखिए, इस पे भी थोड़ा सा ध्यान। कर, महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे। ये बात तो अभी पढ़ी हमने। इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। भाई, जब इतने विशाल विशाल किले आप बनवाओगे और बड़ी बड़ी सेना रखोगे तो आपको संसाधन तो चाहिए होंगे ना, आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी, यानी कि अब तो कर्मचारी चाहिए ज़्यादा। जब इतने ज़्यादा आप दिखावा करोगे, समृद्धि शक्ति दिखाओगे, तो लोगों की तो ज़रूरत पड़ेगी, मैन पावर की तो ज़रूरत है। महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर ना रहकर, देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अब तक राजा किस पर निर्भर थे? लोगों के द्वारा लाए गए उपहारों पर अब निर्भर नहीं रह पाएंगे। अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे, क्योंकि अगर नियमित रूप से कोई इनकम सोर्स नहीं बनेगा दोस्तों, तो कैसे इतने खर्च चला पाएंगे, कैसे सेना को रख पाएंगे, कैसे कर्मचारियों को रख पाएंगे। तो यहाँ पर कर किस तरह लिया जाता था, किस फील्ड से लिया जाता था, वो सब बताया हुआ है। फसलों पर लगाए गए कर, कारीगरों के ऊपर लगाए गए कर, पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान पर कर देना पड़ता था। अगर कोई व्यापारी है, सामान इधर से उधर, उधर से इधर जा रहा है, तो भी कर देना पड़ेगा। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। भाई, ये तो है ही कौन? खोज करने वाले लोग। अगर इनको कुछ प्राप्त हुआ है तो वो भी राजा को देना पड़ेगा। ठीक है जी। तो राजा की अब इनकम सोर्स, राजा की आमदनी के सोर्सेज बढ़ चुके हैं दोस्तों। आगे लिखा है कृषि में परिवर्तन। अब कृषि में तो परिवर्तन आएगा भाई। पहले कृषि कैसे की जा रही थी? पहले कृषि जो बच्चों हल से की जा रही थी, वो हल लकड़ी का हल था। अगर मैं बात करूं वैदिक सभ्यता की, आप लोगों ने सुना तो होगा ही वैदिक सभ्यता की। तो वैदिक सभ्यता के मानव ने लोहे की खोज कर ली थी। अब लोहे की खोज कर ली तो हल में बच्चों लोहे का प्रयोग होने लगा। अब लोहे का प्रयोग होगा तो आप खुद सोच सकते हो कि कितने अच्छे से खेतीबाड़ी होगी। तो लिखा है इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे, बिल्कुल ठीक है। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। अच्छे से जब खेत को तैयार किया जाएगा, अच्छे से उसमें रोपण होगा पौधों का, तो बच्चों अच्छी फसल होंगी। पौधों के रोपण से क्या मतलब है? पहले की खेती टोटली डिपेंड थी बीज पर। अब बीज अंकुरित होगा, उससे पहले मान लो कोई ना कोई ऐसी कोई कंडीशन आ जाए, जैसे थोड़ा बहुत बारिश आ जाए, उससे वो बीज अंकुरित होने से पहले कोई नुकसान हो जाए, तो बीज की बजाय बच्चों अब क्या होने लगा? पौधों, यानी कि आप किसी छोटे क्षेत्र में पहले बीज से पौधों को तैयार करते थे। जिस तरह गोभी की हम पियोद बोलते हैं अपनी लोकल भाषा में, तो उनको पौधे को तैयार करते थे और उससे बच्चों फिर खेत में रोपण होता था। अब बीज का रोपण नहीं हो रहा है, अब सीधा पौधे का रोपण हो रहा है। तो उससे खेती बड़ी अच्छे से हुई, जल्दी पौधे कह सकते हो आप स्टैंड हुए और धीरे धीरे खेती बढ़ती चली गई। तो कृषि में परिवर्तन आया, एक तो लोहे के आने से और एक बच्चों बीज की बजाय पौधा रोपण करने से। ठीक है, नेक्स्ट देख पा रहे होगे मगध लिखा है, और जो मगध लिखा है यहां पर देखिए मगध के बारे में। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। देखो अभी हमने मैप में पढ़ाई था और वही बात हमारे सामने है। गंगा और सोन नदी, गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी बच्चों।
यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। मगध बच्चों, अगर आपको ये पता नहीं है किसी बच्चे को, किसी प्यारे से विद्यार्थी को कि सर जी ये मगध है कहाँ पर, तो मगध को आप आज का जो बिहार है समझ लीजिए, वहाँ पर मगध हुआ करता था। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित ट्रेनिंग देकर सेना के काम में लगाया जाता था। अब जंगली हाथी को थोड़ी ना सेना के काम में लगा दोगे आप, पहले उसको ट्रेनिंग दोगे, प्रशिक्षण कराओगे, तो शिक्षित करके बच्चों उसे सेना के काम में लगा दिया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लोह अयस्क की खदानें थी, मतलब लोहे की। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी थे। तो आपको पता ही है, अभी हल की भी बात कर रहे थे हम लोहे से। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक हुए बच्चों, बिंबिसार तथा अजातशत्रु। यहाँ पे अजातशत्रु लिखा है, अजातशत्रु है। तो जो ये बिंबिसार है, इसी का पुत्र कौन है? इसी का पुत्र है बच्चों अजातशत्रु। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु। और अजातशत्रु वो भी है जिसने इतिहास में पहली बार अपने पिताजी को मार दिया, यानी हत्या कर दी। तो इतिहास में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, प्रथम पितृहंता, यानी स्त्री में पूछा जाए कि प्रथम पितृहंता, पिता का हत्यारा किसे कहा जाता है, तो वो अजातशत्रु है, बिंबिसार का बेटा। तो यहाँ पे बताया गया मगध में दो बहुत शक्तिशाली शासक हुए हैं, एक बिंबिसार और एक अजातशत्रु। अजातशत्रु देखो यहाँ पे लिखा है, वो अजातशत्रु जो है उसको हम ज़्यादातर अजातशत्रु कॉल करते हैं। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्म नंद, बच्चों महापद्म नंद से भी कंफ्यूज नहीं होना है, नंद वंश का संस्थापक, नंद वंश का संस्थापक। नंद वंश किसके बाद का वंश? नागवंश के बाद का वंश। नागवंश किसके बाद का वंश? हर्यक वंश के बाद का वंश। और हर्यक कौन सा वंश? जिसका जिक्र अभी किया है आपके सामने, बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों किस वंश के राजा थे? हर्यक वंश के। तो अगर जैसे यहाँ पे महापद्म नंद की बात आई, तो महापद्म नंद कौन? नंद वंश का संस्थापक, नंद वंश का प्रथम राजा भी, नंद वंश का प्रथम राजा या संस्थापक। और इसी वंश का, नंद वंश का ही राजा था धनानंद, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था दोस्तों। ठीक है, तो महापद्म नंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह, आज की डेट में आधुनिक राजगीर, ठीक है, बिहार में राजगृह यानी आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। तो बच्चों ये बात मेरे जो मैं PYQ डिस्कस करता हूँ सुबह, जो भी मैं PYQ सुबह डिस्कस करता हूँ, वो PYQ बच्चों आपको पढ़ाने के लिए नहीं बल्कि आपकी प्रैक्टिस कराने के लिए है। PYQ का मतलब सिर्फ प्रैक्टिस होती है। जब हमारे एग्ज़ाम नज़दीक हों तो हम किसी एग्ज़ाम को टारगेट करके PYQ जो करते हैं, उनमें मैंने ये सारी बातें बता रखी हैं। सुबह की हमारी क्लास सुबह 5 बजे से और 6 बजे 1 घंटा डेली PYQ की जो होती है, उसमें इन सब से रिलेटेड सारी बातें आपको मिलेंगी। और 1 घंटे में कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन आपको इस टाइप के मिल जाएंगे पढ़ने के लिए। अगर आपको ये सब चीज़ें जाननी है तो आप उस वीडियो को देख लेना, आपको क्लियर हो जाएंगे। तो बिहार में राजगृह कई सालों तक मगध की राजधानी रहा। ये सब बातें PYQ में हमने सोल्व की हुई हैं। बाद में पाटलिपुत्र, आज का पटना, को राजधानी बनाया गया। 2300 साल से भी पहले की बात है। मेसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। बच्चों पोरस के साथ युद्ध हुआ था, किसका? सिकंदर का। आपने सिकंदर की स्टोरी पढ़ी या सुनी जरूर होगी।
तो पोरस के साथ हुआ था। पोरस यानी कि पंजाब से संबंधित, पंजाब से रिलेटेड, पंजाब का राजा कह सकते हो, उनके साथ इनका युद्ध हुआ था सिकंदर का। और सिकंदर मगध की ओर भी बच्चों बढ़ना चाहता था, लेकिन सिकंदर के जो सिपाही थे, जो सीनियर थे, जो बुजुर्ग हो चुके थे, उनको पता था कि वहां जाने का मतलब है मृत्यु। तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया मगध की तरफ बढ़ने से, क्योंकि मगध पर बड़े शक्तिशाली राजा हुए हैं। आपको मैंने अभी नाम बताया, बिंबिसार, अजातशत्रु, और बच्चों एक नाम बताया महापद्मनंद। डंका बजता था इन लोगों के नाम का, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, CTET के पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है वज्जी से, और बाकी भी बहुत सारी परीक्षाओं में देखने को मिलता है। वज्जी क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बहुत आसान शब्दों में बताता हूँ। वज्जी इसलिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, बाकी जितने भी महाजनपद हुआ करते थे उनका एक राजा होता था। जैसे मान लीजिए मगध है, मगध का राजा हो गया अजातशत्रु, या मगध है, मगध का राजा हो गया बिंबिसार या महापद्मनंद, तो एक टाइम पे एक राजा। लेकिन दोस्तों वज्जी एक ऐसी जगह थी जहां पर, देखिए आप इसको पढ़ ही लेते हैं एक बार, समझ जाओगे। मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था, जैसा कि आपने पढ़ा। उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य, अभी हमने मैप में देखा था, वज्जी भी मगध के पास में ही था। वज्जी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली थी। तो वज्जी की राजधानी वैशाली, वो भी कहाँ पड़ती है, बिहार। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। यहाँ की जो शासन व्यवस्था थी बच्चों, यहाँ पे शासन करने का जो तरीका था वो बाकी महाजनपदों से बिल्कुल अलग था। गण या संघ में कई शासक होते थे, देखो यहाँ पे बताया ना, एक से ज्यादा शासक होते थे। बाकी महाजनपदों में एक शासक, यहाँ पर एक से ज्यादा, और इसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। देखो कितनी अलग बात है, यानी कि एक महाजनपद है ये, इसमें 1 2 3 हो सकता है 4, और हर व्यक्ति के नाम के साथ राजा लगता है। यानी कि आप कह सकते हो वज्जी वो क्षेत्र था जहां पर एक से ज्यादा राजाओं का शासन चलता था। एक से ज्यादा राजा जब किसी बात के बारे में, किसी टॉपिक से डिस्कस करते थे तो सब मिलकर वाद विवाद करते थे, ग्रुप डिस्कशन चलता था, कोई निष्कर्ष निकलता था, उसके बाद वो फाइनल माना जाता था। यानी कि किसी एक राजा का डिसीजन सर्वमान्य नहीं है। कहाँ पर, वज्जी पर। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे। वही बातें जो मैंने अभी आपको बताई हैं। ये अजातशत्रु के बारे में बताया, मैं बता चुका हूँ। अजातशत्रु बिंबिसार का बेटा है। और दोस्तों चैप्टर हो गया हमारा समाप्त। बस इतनी सी मेहनत करने की ज़रूरत है, 15 से 20 मिनट अगर आप इसको पढ़ लो। भाई मुझे समझाने में आपसे शायद 15 मिनट ज़्यादा लग सकती हैं, मेरी वीडियो हो सकता है आधा घंटा या 40 मिनट की हो जाए, लेकिन आपको पढ़ने या समझने में मुश्किल से 15 मिनट लगती हैं, क्योंकि मुझे तो समझाना है साथ साथ। आपको जब एक बार हो सकता है पूरी वीडियो देखोगे तो आपको भी उतना ही टाइम लगेगा जितने में मैंने पढ़ाया है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप इस वीडियो को सुनोगे तो विद इन 15 to 20 मिनट में पूरी बात बच्चों रिकॉल हो जाएगी, एक एक चीज़ याद आ जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का पूरा चैप्टर मस्त समझ आया होगा। क्वेश्चन देख पा रहे हो बच्चों, जैसे क्वेश्चन है, कुछ भी तो नहीं है। क्वेश्चन आप देख पा रहे हो किस तरह के दिए गए हैं। महाजनपदों में बहुत से नगर किलाबंद थे। क्यों थे, पढ़ा था अभी हमने। अश्वमेघ के घोड़े को अपने राज्य से गुजरने की छूट देने वाले राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। बिल्कुल किया जाता था। और वो राजा एक उपहार लेकर आया करते थे, और वो राजा, जिस राजा ने अश्वमेघ यज्ञ कराया, उसको अपने से शक्तिशाली मान लिया करते थे। तो दोस्तों जितना आपने पढ़ा उससे बाहर क्वेश्चन जा ही नहीं सकता। तो जितना मैंने आपको कहा है बस आप उतने पे ध्यान देना। आप इतना पढ़ते जाओ, आप एनसीईआरटी के राजा बन जाओगे, किंग बन जाओगे। और एनसीईआरटी बच्चों बचपन से सुनता आ रहा हूँ, आप लोगों ने भी सुना होगा कि इसका कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि इसको लिखने वाले सिर्फ लिख नहीं रहे हैं, पहले उस पर एक डिस्कशन किया उन लोगों ने। बहुत ही बड़े धुरंधर है अपनी फील्ड के। एनसीईआरटी के लोग जो हैं उनको आप लाइटली ना लें। एनसीईआरटी कितने भी पब्लिकेशन आपने देखे, सबसे पहले लिखा होता है एनसीईआरटी पर आधारित, यानी एनसीईआरटी में इतनी ताकत है कि उसकी हेल्प लेकर हम पब्लिकेशन वालों को भी ये बताना पड़ रहा है। तो एनसीईआरटी में कुछ तो खास है। तो इस एनसीईआरटी को बिल्कुल ना छोड़ें आप इसके हर एक चैप्टर को पढ़ें।
जय श्री राधे। आज के लिए 5वां चैप्टर हमारा टारगेट था, वो कंप्लीट हुआ। आप इसको पढ़ लेना। जय श्री राधे।